रहस्यमय लॉकेट एपिसोड 13 अनोखी या अनदेखी डोर। डार्क सोल के लीडर के कमरे में कुछ देर बाद फिर से सन्नाटा छा गया। तूफान थम चुका था, लेकिन कमरे में बिखरा सामान अभी भी उस भयानक ऊर्जा का सबूत दे रहा था। वो आदमी धीरे धीरे खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी लाल आंखें दूर अंधेरे आसमां को घूर रही थी। कुछ पल बाद उसके होठों पर एक हल्की लेकिन खतरनाक मुस्कान उभरी। वो धीमे स्वर में खुद से बोला, अगर सच में लॉकेट के टुकड़े एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो इसका मतलब है वो भी जल्द ही सामने आने वाला है। उसकी आंखों की लाल चमक और गहरी हो गई। देव वंशज का असली वारिस। उसने धीर से अपनी मुट्ठियां भींच ली, लेकिन इस बार मैं उसे जागने ही नहीं दूंगा। कमरे में फिर से खामोशी फैल गई। उधर सुबह की पहली किरणें अब कसौली की पहाड़ियों पर फैलने लगी थी। हल्की सुनहरी धूप धीरे धीरे शहर को रोशन कर रही थी। दृष्टि के कमरे में भी खिड़की से आती धूप सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। कुछ ही पलों में दृष्टि ने हल्के से करवट बदली। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें खुल गई। वो कुछ सेकंड तक छत को देखती रही, जैसे अभी भी नींद में हो। फिर उसने आलस से खिंचाव लिया और धीरे से उठकर बैठ गई। कमरा बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जैसे रात में कुछ हुआ ही न हो। दृष्टि ने एक बार कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाई। सब कुछ वैसा ही था। फिर उसकी नजर अचानक अलमारी की तरफ गई। उसे तुरंत रात की बात याद आई। ओह, वो टुकड़े, उसने धीरे से कहा। लेकिन अगले ही पल उसने सिर झटका। छोड़ो, शायद सच में मैं ही ज्यादा सोच रही थी। वो बेड से उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रात में उसके कमरे में क्या हुआ था। उसी समय कसौली हिल्स पर बने घर में आर्यन भी जाग चुका था। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। ठंडी हवा उसके बालों को हल्का हल्का हिला रही थी, लेकिन उसकी नज़र कहीं दूर खोई हुई थी। उसके दिमाग में अभी भी रात का वही एहसास घूम रहा था। वो हल्के से बुदबुदाया, वो ऊर्जा, वो बिल्कुल लॉकेट के टुकड़े जैसी थी। उसी समय पीछे से एक आवाज़ आई, तो तुमने भी महसूस किया? आर्यन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे के पास नवीन खड़ा था। उसके साथ प्रोफेसर रुद्रनाथ भी मौजूद थे। आर्यन की भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। तो आप लोगों ने भी, उसने पूछा। प्रोफेसर रुद्रनाथ धीरे धीरे कमरे में अंदर आते हुए बोले, हाँ, हमने भी। रात करीब 4 बजे एक बहुत हल्की लेकिन बहुत परिचित ऊर्जा महसूस हुई थी। नवीन गंभीर आवाज में बोला, और वो ऊर्जा लॉकेट के किसी टुकड़े की थी, है ना? कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। आर्यन ने धीरे से पूछा, तो क्या इसका मतलब? प्रोफेसर रुद्रनाथ की आंखों में एक रहस्यमय चमक उभरी। उन्होंने धीरे से कहा, इसका मतलब है लॉकेट का तीसरा टुकड़ा यही इसी शहर में है। आर्यन की आंखें गहरी हो गई, लेकिन उसे अभी भी यह अंदाजा नहीं था कि जिस टुकड़े को ढूंढने के लिए अब वे तीनों निकलने वाले हैं, वो इस वक्त दृष्टि के घर की अलमारी में रखा हुआ है। और शायद बहुत जल्द उनकी मुलाकात फिर से होने वाली थी। कमरे में कुछ पल तक गहरी खामोशी छाई रही।
आर्यन, नवीन और प्रोफेसर रुद्रनाथ तीनों अपने अपने विचारों में डूबे हुए थे। आर्यन की नज़र खिड़की के बाहर फैली पहाड़ियों पर टिकी हुई थी। फिर उसने धीरे से एक गहरी सांस ली और नवीन की तरफ मुड़कर बोला, पापा, मुझे आज आप वापस जाना होगा। नवीन ने हल्की हैरानी से उसकी तरफ देखा। कहा? उसने पूछा। आर्यन शांत स्वर में कहा, कॉलेज। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। नवीन ने भौए हल्की से सिकुड़ते हुए कहा, लेकिन हम अभी उस ऊर्जा के बारे में बात कर रहे थे। अगर सच में लॉकेट का टुकड़ा इस शहर में है तो। आर्यन ने धीरे से उनकी बात काट दी। मुझे पता है पापा। उसकी आवाज़ शांत थी लेकिन उसमें दृढ़ता साफ झलक रही थी। लेकिन मैं कॉलेज में भी छोड़ नहीं सकता। वो थोड़ी देर रुक कर बोला, और सच कहूँ तो वहाँ रहकर मुझे शहर की गतिविधियों पर नज़र रखना आसान होगा। प्रोफेसर रुद्रनाथ ने यह सुनकर हल्की सी चमक और मुस्कान दी। उन्होंने धीरे से कहा, आर्यन सही कह रहा है। नवीन ने उनकी तरफ देखा। प्रोफेसर आगे बोले, अगर लॉकेट का टुकड़ा सच में शहर में है तो हमें भी अलग अलग जगहों से नज़र रखनी होगी। फिर उन्होंने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, और कॉलेज ऐसी जगह है जहाँ से बहुत कुछ पता चल सकता है। नवीन कुछ सेकंड तक चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, उन्होंने कहा, लेकिन सावधानी रखना। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। आप चिंता मत कीजिए। ये वो आगे बोला, मैं आज ही निकल जाऊंगा। ये कहकर वो मुड़ा और अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि जिस कॉलेज में वो वापस जाने वाला है वहीं पर दृष्टि भी पड़ती है। कॉलेज की घंटी अभी अभी बजी थी। पहली क्लास ख़त्म हो चुकी थी और कॉलेज के गलियारों में छात्रों की भीड़ फैलने लगी थी। उसी भीड़ के बीच दृष्टि थोड़ा मुंह बनाकर आगे चल रही आदित्य के पीछे पीछे चल रही थी। उसके दोनों हाथों में चिप्स के कई सारे पैकेट थे, जबकि आदित्य आराम से आगे चल रहा था और उसके हाथ में एक बड़ा सा बर्गर था जिसे वो मेज से खा रहा था। दृष्टि ने झुंझलाकर कहा, आदित्य, ये सब तुम्हारा है, फिर भी उठाकर मैं क्यों चल रही हूँ? आदित्य ने बर्गर का एक बड़ा बाइट लेते हुए बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में कहा, क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। दृष्टि ने तुरंत मुंह बनाते हुए जवाब दिया, हाँ, और शायद तुम्हारी पर्सनल नौकरानी भी। आदित्य हंस पड़ा। अरे यार, इतना ड्रामा मत करो, उसने बर्गर चबाते हुए कहा। वैसे भी तुम्हें भी तो खाना को मिलेगा ये सब, है ना? दृष्टि ने तिरछी नज़र से उसे देखा। उसे खुद तो खा रहे हो। उसी समय चलते चलते अचानक उसके हाथ से दोनों तीन चिप्स के पैकेट नीचे गिर गए। उफ! दृष्टि ने झुंझलाकर नीचे देखा। वो थोड़ा झुककर पैकेट उठाने ही वाली थी कि उसी समय सामने से एक तेज रफ्तार बाइक बहुत तेजी से उसकी की तरफ आती दिखाई दी। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि दृष्टि ठीक बीच रास्ते में खड़ी रह गई। बाइक वाला लड़का भी अचानक उसे सामने देखकर चौंक गया। अरे! अगले ही पल उसने जोर से ब्रेक दबा दिया। बाइक के टायर सड़क पर जोर से घिसे। ब्रेक इतनी तेज लगी थी कि बाइक का पिछला टायर हल्का सा ऊपर उठ गया। आसपास खड़े कई छात्र चौंक कर पीछे हट गए। दृष्टि की आंखें डर से बड़ी हो गई। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी,
कुछ सेकंड तक वहाँ अजीब सी खामोशी छाई रही। फिर बाइक पर बैठे वो लड़का धीरे से उतरा। उसने बिना कुछ बोले अपना हेलमेट उतारा। जैसे ही उसका चेहरा सबके सामने आया, आसपास खड़े कई छात्र छात्राएं हैरानी से उसे देखने लगे। उसका चेहरा बेहद हैंडसम था, तेज नाक नक्श, शांत लेकिन गहरी नज़र, और उसकी काली गहरी आंखें सीधे दृष्टि की तरफ देख रही थी। वो कुछ पल तक बस चुपचाप दृष्टि को घूरता रहा। दृष्टि भी थोड़ा घबराई हुई उसे देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। कुछ सेकंड्स तक दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराती रही। फिर वो लड़का बिना कुछ कहे धीरे से वापस अपनी बाइक पर बैठ गया। उसने हेलमेट फिर से पहन लिया और अगले ही पल बाइक तेज आवाज़ के साथ वहाँ से निकल गई। कुछ ही सेकंड में वो कॉलेज के गेट से बाहर गायब हो चुका था। आसपास खड़े छात्र अभी भी उसी दिशा में देख रहे थे। दृष्टि अभी भी वही खड़ी थी। उसकी नज़र उसी तरफ टिकी थी जहाँ से वो लड़का गया था। आदित्य उसके पास आया। उसने नीचे पड़े चिप्स के पैकेट उठाते हुए कहा, यार कितना अजीब बंदा था। दृष्टि ने उसकी तरफ देखा। आदित्य ने थोड़ा झुंझला कर कहा, गलती उसकी थी, और बिना सॉरी बोले ही चला गया। फिर उसने हंसते हुए थोड़ा कहा, और ऊपर से ऐसे घूर रहा था जैसे गलती तुम्हारी हो। दृष्टि ने फिर से उस दिशा में देखा जहाँ वो बाइक वाला लड़का गया था। उसके मन में एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे उसने उस चेहरे को कहीं पहले भी देखा हो, लेकिन उसे अभी याद नहीं आ रहा था कि वो लड़का कौन था और क्यों। उसकी आंखों में देखते ही दृष्टि के दिल की धड़कनें अचानक से तेज हो गई थी। अगले दिन कॉलेज में सुबह का समय था। क्लासरूम शुरू हो चुकी थी और ज़्यादातर छात्र अपनी अपनी सीटों पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। दृष्टि भी अपनी सीट पर बैठी थी। उसके सामने किताब खुली हुई थी और वो आदित्य के साथ कुछ नोट्स देख रही थी। आदित्य धीरे धीरे उसे कुछ समझा रहा था। देख, ये वाला टॉपिक एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, इसलिए इसे अच्छे से याद कर ले। दृष्टि किताब में देखते हुए बोली, हाँ हाँ समझ गई, लेकिन यह फॉर्मूला थोड़ा कंफ्यूजिंग है। दोनों पढ़ाई में लगे हुए थे कि तभी अचानक क्लास में हल्का सा शोर होने लगा। पहले तो दृष्टि ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे वो शोर बढ़ने लगा। कुछ लड़कियां धीरे धीरे आपस में फुसफुसाते हुए बातें करने लगी। दृष्टि ने हल्का सा सिर उठाकर उधर उधर इधर उधर देख लिया। ये अचानक क्या हो गया? उसने धीरे से आदित्य से पूछा। आदित्य ने भी गर्दन उठाकर क्लास के दरवाजे की तरफ देखा और अगले ही पल वो थोड़ा चौंक गया। क्लास के दरवाजे से वही लड़का अंदर आ रहा था जिससे कल कॉलेज के बाहर उनका सामना हुआ था। दृष्टि की आंखें हल्की सी फैल गई। ये वही है, उसने धीमे से कहा। उसी समय क्लास की कई लड़कियां उसे देखने हुई गॉसिप्स करने लगी। एक लड़की ने अपनी दोस्त के कान में धीरे से कहा, अरे ये वही है ना। दूसरी लड़की तुरंत बोली, कौन? पहली लड़की उत्साह से बोली, अरे मेयर नवीन जी का बेटा। तीसरी लड़की भी तुरंत बोल पड़ी, हाँ हाँ याद आया, इसका नाम आर्यन है ना। एक और लड़की ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ओह माय गॉड, ये तो सच में बहुत हैंडसम है। सच में मूवी हीरो जैसा लग रहा है।
दूसरी लड़की ने फुसफुसा कर कहा। कुछ लड़कियों तो ऐसे देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा भी रही थी, लेकिन इन सब बातों से बिल्कुल बेपरवाह आर्यन शांत चेहरे के साथ क्लास के अंदर चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी नज़र किसी पर भी नहीं थी, न लड़कियों की बातें, न ही उनके उत्साह का उस पर कोई असर था। वो बिना किसी प्रतिक्रिया के सीधा चलता हुआ क्लास के सबसे पीछे वाली सीट तक गया और वहाँ जाकर आराम से बैठ गया, जैसे ये सब उसके लिए बिल्कुल सामान्य हो। पूरा क्लासरूम अभी भी हल्की हल्की फुसफुसाहट से भरा हुआ था। दृष्टि कुछ सेकंड तक चुपचाप पीछे की तरफ देखती रही। उसे याद आ गया, यही वो लड़का था जिसने कल बाइक रोक कर उसे टक्कर लगने से बचाया था, लेकिन आज वो उसे बिल्कुल पहचानने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। दृष्टि ने हल्का सा भौं सिकोड़ते हुए धीरे से कहा, अजीब लड़का है। पास बैठा अदित मुस्कुरा कर बोला, अरे लेकिन एक बात माननी पड़ेगी। दृष्टि ने पूछा, क्या? आदित हंसते हुए बोला, कॉलेज की आधी लड़कियां तो आज से इसी के पीछे पागल होने वाली है। दृष्टि ने तुरंत उसे हल्का सा घूरा, लेकिन फिर से उसकी नज़र एक बार फिर क्लास के पीछे बैठे आर्यन पर चली गई। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यही लड़का बहुत जल्द उसकी ज़िंदगी के सबसे बड़े रहस्य से जुड़ने वाला है। क्लास में धीरे धीरे फिर से शांति लौटने लगी। प्रोफेसर भी आ चुके थे और पढ़ाना शुरू कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद कई लड़कियों की नज़रें बार बार क्लास के पीछे बैठे आर्यन की तरफ चली जा रही थी। आर्यन बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। उसके सामने किताब खुली थी, लेकिन उसकी नज़रें किताब पर कम और क्लास में मौजूद लोगों पर ज़्यादा थी। वो बिना किसी को महसूस होने दिए पूरे क्लासरूम को ध्यान से देख रहा था, जैसे वो किसी खास चीज़ को ढूंढ रहा हो। उधर दृष्टि भी सामने बैठी नोट्स लिख रही थी, लेकिन न जाने क्यों उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने हल्का सा सिर उठाकर पीछे देखा। उसकी नज़र सीधे आर्यन से टकरा गई। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते रह गए। आर्यन की गहरी आंखें कुछ सेकंड तक दृष्टि पर टिकी रही, फिर उसने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए धीरे से नज़रें हटा ली। दृष्टि थोड़ा उलझन में पड़ गई। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा था, उसने मन ही मन सोचा। पास बैठा आदित्य अभी भी नोटिस लिख रहा था। दृष्टि ने धीरे से उससे पूछा, आदित्य क्या तुम उस आर्यन को जानते हो? आदित्य ने सिर उठाए बिना जवाब दिया, थोड़ा बहुत। दृष्टि ने भौं से कूट ली, थोड़ा बहुत मतलब? आदित्य ने पेन घुमाते हुए कहा, अरे पूरा शहर जानता है उसे, मेयर नवीन जी का बेटा है, लेकिन सुना है बहुत कम लोगों से बात करता है। दृष्टि ने फिर से पीछे की तरफ देखा। आर्यन अब खिड़की के बाहर देख रहा था। दृष्टि धीरे से बोली, लेकिन उसी समय आर्यन के पीछे चेहरे पर हल्की सी गंभीरता आ गई। उसे अचानक एक बहुत हल्की और परिचित ऊर्जा महसूस हुई, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, लेकिन फिर भी पहचान में आने वाली। उसने धीरे धीरे नज़र घुमाई और उसकी आंखें आकर दृष्टि पर रुक गई। आर्यन के मन में तुरंत रात वाली बात घूम गई। क्या ये उसी की ऊर्जा हो सकती है? उसने ध्यान से दृष्टि को देखा, लेकिन अगले ही पल वो एहसास फिर से गायब हो गया, जैसे वो सिर्फ एक पल के लिए था। आर्यन की भौएं हल्की से सिकुड़ गई। नहीं,
शायद मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ, उसने मन ही मन सोचा। उधर दृष्टि फिर से अपनी कॉपी में नोट्स लिखने लगी थी। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस रहस्यमयी ऊर्जा को ढूंढने के लिए आर्यन और उसके साथी पूरे शहर में तलाश कर रहे थे, उसका सबसे बड़ा सुराग उसी के आसपास मौजूद है। और शायद बहुत जल्द ये रहस्य खुलने वाला था। क्या डार्क सोल का लीडर भी उसी टुकड़े तक पहुंचने वाला है? क्या कॉलेज में ही किसी बड़ी घटना की शुरुआत होने वाली है? क्या डार्क सोल के लोग भी कसौली पहुंच चुके हैं? क्या दृष्टि और आर्यन की मुलाकात सिर्फ एक संयोग है या किस्मत है? रहस्यमय लॉकेट एपिसोड 14 खतरे की पहली आहट। क्लास खत्म होने के बाद कॉलेज की घंटी बजी और धीरे धीरे सारे छात्र अपने अपने बैग लेकर बाहर निकलने लगे। कॉरिडोर में फिर से भीड़ फैल गई थी। दृष्टि और आदित्य भी क्लास से बाहर निकल गए। आदित्य चलते चलते बोला, यार आज तो दिमाग ही घूम गया पढ़ाई से। दृष्टि हल्का सा हंसते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग पढ़ाई से नहीं भूख से घूमता है। आदित्य हंस पड़ा। कुछ देर बाद दोनों कॉलेज गेट तक पहुँचे। वही आदित्य अचानक रुक गया और बोला, अरे यार मुझे याद आया, मुझे लाइब्रेरी से एक बुक लेनी है। दृष्टि ने कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं घर चली जाती हूँ। आदित्य ने सिर हिलाया और वापस कॉलेज के लिए निकल गया। अब दृष्टि अकेली सड़क पर चल रही थी। शाम होने लगी थी। आसमान हल्का नारंगी हो चुका था और सड़क पर भीड़ भी धीरे धीरे कम हो रही थी। दृष्टि आराम से अपने रास्ते पर चल रही थी, लेकिन अचानक उसे पता नहीं था कि कुछ दूरी पर कोई उसे छिप कर देख रहा था। दो काली परछाइयाँ दूर एक पेड़ के पीछे खड़ी थी। उनमें से एक धीमे स्वर में बोली, यही है वो लड़की। दूसरी परछाई बोली, हाँ हाँ यही है। वही ऊर्जा इसके पास महसूस हुई थी। पहली परछाई की आवाज़ ठंडी थी, वो देर मत करो ठीक है, वो ही इसे पकड़ लेते हैं आज के आज। दोनों धीरे धीरे दृष्टि के पीछे चलने लगे। उधर दृष्टि अपने ख्यालों में खोई हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। सड़क बिल्कुल खाली थी। शायद मुझे ही लग रहा है, उसने खुद से कहा, लेकिन फिर भी उसका मन थोड़ा बेचैन हो गया। दृष्टि ने कदम थोड़े तेज कर दिए। कुछ ही देर में वो एक ऐसे रास्ते पर पहुंच गई जहां आसपास ज़्यादा लोग नहीं थे। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे और वहां हल्की सी खामोशी छाई हुई थी कि तभी अचानक उसके सामने दो काली परछाइयाँ आकर खड़ी हो गई। दृष्टि एकदम से रुक गई। उसकी आंखें डर से फैल गई। दोनों परछाइयाँ पूरी तरह काले कपड़ों में थी। उनके चेहरे भी साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। उनमें से एक धीमे स्वर में बोला, काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। दृष्टि घबरा कर पीछे हटने लगी। तो तुम लोग कौन हो? उसकी आवाज़ काँप रही थी। दूसरी परछाई हंसी, आह बस इतना समझ लो कि हमें तुमसे कुछ चाहिए। दृष्टि अब सच में डर चुकी थी। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसी समय दूसरी परछाई बिजली की रफ्तार से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अब दृष्टि पूरी तरह घिर चुकी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था।
तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका वहां से गुजरा और अगले ही पल एक काली आकृति तेजी से आसमां से नीचे उतरी और दोनों परछाइयों के बीच आकर खड़ी हो गई। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि दोनों काली परछाइयां भी एक पल के लिए चौंक गई। दृष्टि ने घबरा कर उस तरफ देखा। उसके सामने एक इंसान खड़ा था। उसने काला मास्क पहन रखा था और उसकी आंखें गहरी नीली चमक रही थी। दृष्टि की सांस जैसे रुक गई हो। उसे वो नीली आंखें कहीं देखी सी लगी। मास्क पहने वो इंसान शांत आवाज में बोला, अगर अपनी जान प्यारी है तो अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। दोनों काली परछाइयां उसे घूरने लगी। उनमें से एक गुस्से में बोला, तुम बीच में मत पड़ो। लेकिन वो इंसान बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसकी नीली आंखों में हल्की सी चमक उभरी। मैंने एक बार कहा है। अगले ही पल पहली परछाई अचानक उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मास्क पहने उस इंसान ने बिजली जैसी तेजी से उसे जोरदार किक मार कर दूर फेंक दिया। दूसरी परछाई ये देखकर चौंक गई। दोनों ने कुछ सेकंड तक उसे घूरा। फिर उनमें से एक बोला, ये लड़ाई यही खत्म नहीं हुई है। और अगले ही पल दोनों काली परछाइयां धुएं की तरह गायब हो गई। कुछ ही सेकंड में वहां फिर से सन्नाटा छा गया। दृष्टि अभी भी वही खड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने धीरे धीरे उस मास्क पहने इंसान की तरफ देखा। वो अब उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था। दृष्टि ने कांपती आवाज में कहा, तो तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक वो इंसान चुप रहा। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी नीली आंखें सीधे दृष्टि से टकराई। दृष्टि की आंखें हैरानी से फैल गई। तुम? उसे अचानक समझ आ गया। ये दूसरी बार था जब वही इंसान उसे बचाने आया था। पहले कॉलेज के बाहर कार से टक्कर लगने से, और अब इन रहस्यमयी काली परछाइयों से। दृष्टि अभी भी हैरानी से उसे देख रही थी, लेकिन उसे अभी भी ये नहीं पता था कि उसके सामने खड़ा ये रहस्यमयी इंसान असल में आर्यन ही था। दोनों काली परछाइयों के गायब होते ही वहां फिर से गहरी खामोशी छा गई। दृष्टि अभी भी वही खड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और दिमाग में अभी अभी हुई घटना घूम रही थी। उसने धीरे धीरे सामने खड़े उस मास्क पहने इंसान की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उसने पलक झपकाई और वो इंसान वहां से गायब हो चुका था। दृष्टि की आंखें हैरानी से फैल गई। ये कहाँ गया? उसने धीमी से आवाज में खुद से कहा। उसने धीरे धीरे इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन आसपास कोई नहीं था। कुछ सेकंड बाद उसने एक लंबी सांस ली। शायद मुझे यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। वो धीरे धीरे अपने रास्ते पर चलने लगी। शाम अब और गहरी हो चुकी थी। सड़क पर हल्की पीली लाइटें जलने लगी थी। दृष्टि अभी कुछ कदम ही चली थी कि अचानक सामने से एक बाइक आकर उसके सामने रुक गई। बाइक की आवाज़ सुनकर दृष्टि चौंक गई। उसने ऊपर देखा और अगले ही पल वो बिल्कुल शॉक हो गई। उसके सामने वही लड़का खड़ा था, आर्यन, वही जो कल कॉलेज में आया था और वही जिसने पहले भी
उसे एक्सीडेंट से बचाया था। आर्यन ने हेलमेट उतार भी दिया। वो बस शांत बैठा रहा। उसने दृष्टि की तरफ देखे बिना ही कहा, बैठ जा। उसकी आवाज़ बिल्कुल शांत थी। मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। दृष्टि कुछ पल तक उसे देखती ही रह गई। उसके दिमाग में कई बातें एक साथ घूमने लगी। क्या मुझे इसके साथ जाना चाहिए? वैसे ठीक से जानती भी नहीं। लेकिन फिर उसके मन में अभी अभी हुई घटना याद आ गई। वो काली परछाइयाँ अगर वे फिर से आ गई तो? और क्या पता उस वक्त वो मास्क वाला इंसान उसे बचाने के लिए दोबारा भी आ नहीं पाया तो? कुछ सेकंड तक सोचने के बाद दृष्टि को लगा कि फ़िलहाल आर्यन के साथ जाना ही सही रहेगा। उसने धीरे से सिर हिलाया और बिना कुछ कहे आर्यन की बाइक के पीछे बैठ गई। आर्यन ने एक पल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जैसे उसे पहले से पता हो कि वो उसके साथ आएगी। और अगले ही पल बाइक तेज आवाज़ के साथ आगे बढ़ गई। ठंडी हवा दृष्टि के बालों को उड़ाने लगी। कुछ देर तक दोनों के बीच पूरी खामोशी रही। दृष्टि बार बार आर्यन की तरफ देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आर्यन पूरी तरह सड़क पर ध्यान लगाए बाइक चला रहा था। आखिरकार दृष्टि से रहा नहीं गया और उसने धीरे से पूछा, तुम हमेशा ऐसे ही लोगों को बिना कुछ बोले लिफ्ट दे देते हो? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर आर्यन ने शांत स्वर में कहा, नहीं। दृष्टि ने थोड़ा हैरानी से पूछा, तो फिर मुझे क्यों? आर्यन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने बस इतना कहा, क्योंकि तुम्हें इसकी ज़रूरत थी। दृष्टि कुछ सेकंड तक चुप हो गई, लेकिन उसके मन में एक और सवाल बार बार घूम रहा था। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, वो अभी जो हुआ तुमने देखा था क्या? आर्यन की आंखें हल्की सी गंभीर हो गई, लेकिन उसने फिर भी सामान्य आवाज़ में कहा, क्या? दृष्टि ने धीरे से कहा, वो दो लोग काले कपड़ों में और फिर एक मास्क पहने इंसान। आर्यन ने हल्का सा सिर झुकाया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने बस शांत स्वर में कहा, शायद तुम्हें भ्रम हुआ होगा। दृष्टि तुरंत बोली, नहीं, वो सच था। आर्यन ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। बाइक अब धीरे धीरे शहर की रोशनी के बीच आगे बढ़ रही थी, लेकिन आर्यन के मन में एक ही बात घूम रही थी। डार्क सोल के लोग अब सीधे इसके पीछे आ गए हैं। उसकी नीली आंखों में हल्की सी चमक उभरी। मतलब हमारा शक सही था। लॉकेट का टुकड़ा सच में इसी के पास है। उधर दृष्टि का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस लड़के की बाइक पर वो इस वक्त बैठी थी, वही कुछ मिनट पहले मास्क पहनकर उसकी जान बचाने वाला इंसान भी था, और उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रहस्य भी अब धीरे धीरे उसी के साथ जुड़ने वाला था। कुछ देर बाद बाइक धीरे धीरे एक गली में मुड़ी और आखिरकार दृष्टि के घर के बाहर आकर रुक गई। बाइक रुकते ही दृष्टि के सामने अपने घर को देखा। उसे जैसे थोड़ी राहत मिली। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से बाइक से नीचे उतर गई। कुछ पल तक वो वहीं खड़ी रही, जैसे अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने आर्यन की तरफ मुड़कर कुछ कहने के लिए मुंह खोला, थैंक यू। लेकिन उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए कि आर्यन ने बाइक स्टार्ट कर दी।
बाइक की तेज आवाज़ गली में गूंज उठी। आर्यन ने एक पल के लिए भी उसकी तरफ नहीं देखा और अगले ही पल वो बाइक मुड़कर वहां से तेजी से चला गया। दृष्टि थोड़ी हैरानी से उसे जाते हुए देखती रह गई। अजीब इंसान है, उसने धीमे से खुद से कहा। वो कुछ सेकंड तक उसी दिशा में देखती रही जहां आर्यन की बाइक ओझल हो चुकी थी। फिर उसने हल्का सा सिर हिलाया और अपने घर की तरफ मुड़ गई। दृष्टि धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंची और अंदर चली गई, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आज जो कुछ उसके साथ हुआ था वो बस एक बहुत बड़े रहस्य की शुरुआत थी और बहुत जल्द उसकी ज़िंदगी में ऐसे सच सामने आने वाले थे जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देने वाले थे। दृष्टि के घर के अंदर जाने के कुछ ही पल बाद गली में फिर से एक बाइक की बहुत धीमी आवाज़ सुनाई दी। अंधेरी गली के मोड़ से वही बाइक धीरे धीरे वापस आती दिखाई दी। वो आर्यन ही था। इस बार वो बहुत धीरे चल रहा था, जैसे किसी को पता भी न चले कि वो वहाँ आया है। उसने बाइक दृष्टि के घर से थोड़ी दूरी पर रोक दी। आर्यन ने अभी भी अपना हेलमेट नहीं उतारा था। वो कुछ सेकंड तक चुपचाप उस घर की तरफ देखता रहा। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसके आसपास की हवा जैसे हल्की से बदल गई। आर्यन ने अपनी ऊर्जा को चारों तरफ फैलाना शुरू कर दिया, जैसे वो किसी खास चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। उसकी नीली आंखों के पीछे छिपी शक्ति धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल रही थी। वो बहुत ध्यान से महसूस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन के उस टुकड़े की ऊर्जा को। कुछ मिनट बीत गए, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट, पूरा आधा घंटा गुजर गया, लेकिन उसे कहीं से भी वैसी कोई ऊर्जा महसूस नहीं हुई। आर्यन ने धीरे से आंखें खोल दी। उसकी भौहें हल्की से सिकुड़ गई थी। वो कुछ पल तक उसी घर को देखता रहा, फिर धीरे से खुद से बुदबुदाया, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी आवाज़ में हल्की उलझन थी। दृष्टि के पास से तो मुझे हल्की हल्की ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसने फिर से उस घर की तरफ देखा, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। आर्यन कुछ सेकंड तक सोचता रहा, फिर उसकी आंखों में हल्की सी गंभीरता आ गई। मतलब, या तो मैंने गलती से महसूस किया या फिर वो थोड़ा रुक गया। कोई उस ऊर्जा को छिपा रहा है। ये सोचते ही उसकी आंखों में हल्की सी चमक उभरी। उसे अब और यकीन हो गया था, दृष्टि किसी न किसी तरह उस रहस्य से जुड़ी हुई है, लेकिन कैसे? ये अभी भी एक पहेली थी। आर्यन ने बाइक स्टार्ट की। अगले ही पल बाइक अंधेरी सड़क पर तेजी से आगे बढ़ गई। उधर घर के अंदर दृष्टि अपने कमरे में थी और उसकी अलमारी के अंदर एक छोटी सी डिब्बी में रखा हुआ लॉकेट का वो रहस्यमयी टुकड़ा हल्की हल्की सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, जैसे उसे भी महसूस हो गया हो कि कोई उसे ढूंढने बहुत करीब तक आ चुका था। दृष्टि का पीछा करने वाली काली परछाइयां आखिर कौन थी? काली परछाइयों को दृष्टि से क्या चाहिए था? कोई उस टुकड़े की ऊर्जा को क्यों और कैसे छिपा रहा है? क्या दृष्टि का भी इस रहस्य से कोई गहरा संबंध है? आखिर क्या है ऐसा जो सब लोग दृष्टि से छुपा रहे हैं, और क्या छुपा रहे हैं दृष्टि के पापा दृष्टि से?